नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 17 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। सेकेंड शिफ्ट की एग्जाम समाप्त होने के बाद मैथ और रीजनिंग के सेक्शन से जो भी प्रश्न प्राप्त हुए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। दोस्तों हालांकि प्रश्नों की संख्या कम प्राप्त हुआ है यहाँ पे, लेकिन जो भी प्रश्न प्राप्त हुआ है ऑथेंटिक है। 100% एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है विथ आंकड़ा, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया वीडियो पोस्ट करने में। तो देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न आया था। एक प्रश्न आया था, ए किसी टंकी को 21 मिनट में और बी उसी टंकी को 28 मिनट में भरता है। दोनों 4 मिनट तक खोला जाता है, फिर नल बी को बंद कर दिया जाता है। तो टंकी को शेष भाग को भरने में एक कितने मिनट का समय लेगा। शेष भाग को पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न बड़ा लॉजिक वाला होता है। अगर आपने ए का पूरा काम जोड़ दिया तो आपका पूरा मेहनत व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सीधे बोल रहा है कि शेष भाग को जो भरेगा उसमें कितना टाइम लगेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी टाइम एंड वर्क होता है तो हमारा जाता है ध्यान एलसीएम पे। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 21 और 28 का। तो 7 तिया के 28 और 7 चौका का 8, मतलब 7 चौका 28, 7 तिया 21, 4 तिया 12 सत्ते आपका जो है 84 हो जाएगा। ठीक है, 12 सत्ते 84 एलसीएम हो गए। इसके बाद ए की इफिशियंसी निकाल लेते हैं तो 4 होता है, और बी की इफिशियंसी निकाल लेते हैं तो 3 होता है। ये कैसे निकालते हैं, एलसीएम बटा 21 किए तो 4, एलसीएम बटा 28 किए तो 3। ठीक है, अब तक तो आप समझ गए होंगे, बहुत दिन से एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं मेरा, है ना। तो 4 दिन तक साथ में काम किया है तो एक दिन में कितना काम करेगा, टोटल 7 दिन 7 काम, और 4 दिन साथ में कर लिया है तो टोटल काम कितना हो गया होगा, साथ में 28 काम हो गया होगा। ठीक है, टोटल काम का आपने कितना माना था, 84। तो हमारा 28 घटा देंगे टोटल काम में से, तो 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा, और ये 7 में से 2 गया तो 5। अब 56 काम कौन करेंगे भाई साहब, ए करेंगे। ए की इफिशियंसी कितनी है, 4 है। 14 चौका के 56। ए को जो है शेष काम करने में 14 दिन लगेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर 14 दिन हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि ए कुल कितने दिन काम किए, तो 14 और 4 दिन मिलके किए थे तो 18। चूंकि यहाँ पे नल है, मैं आम आदमी को रिलेट करके बता रहा हूँ तो ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो 14 जो है 14 मिनट लगेंगे आपको नल ए को शेष भाग को भरने में। और नल ए जो है टोटल कितने मिनट तक खुले रहे, तो 4 मिनट कंबाइंड रूप से और 14 मिनट अकेले के रूप से। तो ये दोनों पैटर्न आप देख लीजिएगा। जब भी शेष पूछे तो खाली शेष काम को ही बताना है, ये नहीं कि अपने मन से पूरा बता देना है, तो पूरा मेहनत व्यर्थ हो जाएगा, है ना। एक प्रश्न यहाँ पूछा गया था कि 7/8, 11/12, 15/16 में बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर आपसे पूछा गया था। एक तो पैटर्न है कि आप काट लीजिए, और एक है दूसरी की अनुमान विधि। तो 7/8, 11/12 और 15/16, इसमें हम अनुमान विधि से चलेंगे। 12 सत्ते कितना होता है, 84। इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। ठीक है, 11 8 88। अब ये दिख गया कि अब और करते हैं, 11 और 16 को गुना करेंगे तो 11 ने 121, और 11 को 5 बार और, तो 171, 55 और 20, 75, 176 के करीब होगा ये, है ना। उसके बाद में 176 के करीब होगा। इसके बाद में 15 और 12 को गुना करेंगे तो 180 होगा। तो सबसे बड़ा आपको कौन सा दिख रहा है, सबसे बड़ा हमारा लास्ट वाला दिख रहा है, और उससे थोड़ा छोटा दिख रहा है बीच वाला, और सबसे छोटा दिख रहा है पहला वाला। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा में अंतर पूछा है यहाँ पे। तो मैं 15/16 माइनस 7/8, अंतर का मतलब घटाओ भैया। ठीक है, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा हमारा एलसीएम, 8 और 16 का। तो 15 में से 14 गया तो 1/16 इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/16 इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जो आदमी मतलब जो भी बच्चे हैं अनुमान विधि अगर नहीं आप सीख पाए तो एक बार फिर से देख लीजिए, काफ़ी काम की है, आपको रीजनिंग और मैथ दोनों में काम आएंगे। 7/8 आपका एक आंकड़ा है, दूसरा भिन्न है आपका क्या, 11/12 है, और तीसरा क्या है, 15/16 है। मुझे इसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा पहचानना है, तभी मेरी ये काम हो जाएगी, ये सवाल बनेगी। मैंने कहा क्रॉस गुना कीजिए। एक तो है कि आप इसको दशमलव में काटिए 2-2 अंक तक मिनिमम, तब आप पहचानिए, तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब क्रॉस गुना करते हैं तो 12 सत्ते 84, पहले वाले के माथे पे 84 रखा मैंने। 11 8 88, दूसरे वाले के माथे पे 88 रखा। अब 16 और 11 को गुना करेंगे तो आपका अभी मैंने बताया 176 के करीब होता है, 176 ही होता है शायद, है ना। और 12 और 15 को गुना करेंगे तो 180। अब हमारे पास 3 आंकड़ा है, इसको भूल जाइए 88 को। ठीक है, 84 है, 176 है और 180 है। अगर 88 को भी पकड़े तो भी हो जाएगा। 84 है, 88 है, 180 है। तो सबसे बड़ा क्या हो गया, लास्ट वाला 15/16, और सबसे छोटा क्या हो गया, 7/8। तो इन्हीं दोनों का घटाव पूछ रहा था जी। तो 15/16 अब माइनस आपका 7/8, एलसीएम लिए 16, 15 में से 14 गया तो 1/16 आपका जो है आंसर हो जाएगा। और जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, अमन, सोहन और रमेश
और 2-3 बच्चे का मैं कमेंट नहीं देख पाया हूँ अभी, तो सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, है ना। एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि 3 व्यक्ति के आय का अनुपात आपका था 1:3:5 तथा पहला और तीसरे व्यक्ति के बीच का आय का अंतर 80,000 रुपया था। आंकड़े बड़े बड़े दिए जा रहे हैं, इसी से स्टूडेंट डर के भाग जा रहा है, बोल रहे अरे इतने कैलकुलेटिव आ रहे हैं। अरे परखो ना, क्या कैलकुलेटिव है, कुछ नहीं, ये 3 हमारे किसी काम की नहीं, व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अभी हमारा जो यूनिट है 5 3 8 1 9 यूनिट, 9 यूनिट का वैल्यू मुझे निकालना है, सॉरी बी का खाली निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर देख लेंगे, 1 और 5 में कितना का अंतर है, 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 80,000 रुपया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,000 रुपया, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20,000 आ गया। अब ये आई का अनुपात तो पहले से पड़ा है, तो बी का चाहिए, तो बी का 3 यूनिट चाहिए, तो बी का जो है आई कितना हो जाएगा, 60,000 रुपया RS। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देता हूं जो एकदम नए हैं उनके लिए, ठीक है। व्यक्ति का आय का अनुपात 1:3:5 है तथा पहला और तीसरे, यानी पहला और तीसरे इनका डिफरेंस दे दिया आपको 80,000 रुपये, ठीक है। तो ये तो अनुपात है, तो रियल वैल्यू होती नहीं, अनुपात अनुपातिक वैल्यू होती है। तो 1 और 5 में कितना यूनिट, हमेशा यूनिट जवान पे आपको जरूर आना चाहिए। 1 और 5 में जो है 4 यूनिट का अंतर है, तो 4 यूनिट की वैल्यू आपका 80,000 है ना। 4 यूनिट की वैल्यू 80,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 20,000 ही, 20,000 होगा, है ना। आपको किसका चाहिए, बी का, 3 यूनिट का, तो 20 तिहाई के 60,000 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न आपसे पूछ रहा था 0.79 का रेकरिंग। मैंने रेकरिंग आपको सिखाया है, यहाँ तक कि जिस पे नहीं रहे वो भी सिखाया है। जो नहीं जानते हैं ध्यान से देखें। रेकरिंग मैंने क्या सिखाया आपको कि भैया जैसे मान लीजिए 7/9 का रेकरिंग है, इस प्रकार से दिया रहेगा एग्जाम के अंदर, तो इसको आपको सरलतम फॉर्म में लिखने को बोल रहा था। ये सब हिसाब है जी। तो 7/9 जैग के ऊपर में रेकरिंग है, तो इतना बार जो है 9 नीचे लिख देंगे, तो 2 नीचे, तो 79/99 इसका सरलतम फॉर्म है। मैंने कल बताया था कि मान लीजिए आपका 0.263 है और 63 पे रेकरिंग है लेकिन 2 पे नहीं है, तो कैसे लिखेंगे इसको, तो 263 पहले लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा देना है, तो 2 पे नहीं है तो 2 घटा दिए, ठीक है। उसके बाद जितने पे रेकरिंग है उतना 9 नीचे रख देना है, तो 2 को 9 नीचे रख दिया। जिस पे रेकरिंग नहीं है ना उस पे 0 रख देंगे, तो हमारा 261/990 इसका सरलतम फॉर्म है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न आया था आपका 1/7, ये तो अभी हो गया। एक और पूछ, हाँ, ये बड़ी संख्या निकालने के, इससे 2 प्रश्न आज पूछे गए हैं, ठीक है। आंकड़े डिफरेंट है, 1/7, 3/7 और 5/7 में बड़ी संख्या क्या होगी पूछा गया है। तो 1/7, फिर मैं अनुमान विधि से चलूंगा, 3/7 और 5/7 है, 5/7 है ना, हाँ बराबर, सब में 7 ही था, तो देखते ही पता चल रहा है कि सबसे हर छोटा ये है, तो सबसे छोटा ये हो गया। सबसे इससे बड़ा थोड़ा ये है, तो ये भी मेरे किसी काम के नहीं, सबसे बड़ी पूछ रहा है तो ये, क्योंकि हर तीनों में सेम है, तो ये गुगली खेला गया था। तो यहाँ पर 5/7 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5/7 इसमें बनाने की भी जरूरत नहीं है, इसे बनाएंगे भी तो आपका इतना ही आंसर आने वाला है। 1/7 है, 3/7 है, एक बार और कर लेते हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए पिछले हिसाब का, है ना। 1 और 7 को गुना कीजिए, इसके माथे पे 7, 7 और 3 को गुना कीजिए 21, 7 और 5 को गुना कीजिए 35, ठीक है। 7 और 3 को गुना कीजिए 21, सबसे बड़ा कौन हो गया, 35 यहाँ है, 5/7, तो 5/7 ही आने वाला। आपको गुना वाला विधि जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला आना चाहिए, काफी काम के हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया था एक व्यक्ति 10 साल पहले की आयु 20 साल के बाद की आयु का 1/3 है, तो वर्तमान आयु क्या है उस व्यक्ति का। तो मान लीजिए कि वर्तमान आयु जो है उस व्यक्ति का कुछ भी समथिंग, यहाँ पे अगर ऑप्शन होता मेरे पास तो मैं इसी जो है ये आपका जो कथन दिया है इसी को मैं फुलफिल करा लेता और बनाता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 साल पहले है, तो मान लेते हैं आज व्यक्ति x वर्ष का है, तो 10 साल पहले x - 10 वर्ष का होगा। तो पूछ रहा है, बोल रहा है एक व्यक्ति के 10 साल पहले की आयु, मतलब यही आयु, 20 साल बाद की आयु, मतलब वर्तमान आयु आपने x माना था, तो 20 साल के बाद ये होगा, इसका 1/3 है, मतलब 1/3, इसके होल में जो है बाय 1/3 है। 3 से गुना कर लेंगे तो 3x - 30 बराबर x + 20 आएगा, है ना। और 2x का वैल्यू आपका 30 और 20 50 आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो 25 वर्ष का वो आदमी वर्तमान समय में है। अब मेरे पास मान लीजिए 25, 30, 40 और 20 ऑप्शन होता, तो मैं इसमें मिलाता। देखिए कैसे मिलाते हैं। अगर व्यक्ति 25 वर्ष का आज है तो 10 साल पहले कितने वर्ष का हुआ होगा, है ना। ध्यान से सोचिएगा, 10 साल पहले 15 वर्ष का रहा होगा, है ना।
और 20 साल बाद की आयु जो है 1/3 होगी, तो वर्तमान मतलब 10 साल की पहले जो आयु है और 20 साल के जो बाद आएगा, तो आज 25 है तो 20 साल के बाद कितना हो जाएगा 45। ये 45 का 1/3 नहीं है 15, तो हमारा मिल गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन से करते हैं ये हिसाब, ठीक है। अन्य कोई ऑप्शन मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए 10 साल पहले की आयु मान लेते हैं, वर्तमान आयु पूछा गया तो वर्तमान आयु में ऑप्शन के हिसाब से 30 मान लिया, तो 10 साल पहले 20 होगा और 10 साल पहले 20 और 20 साल के बाद कितना हो जाएगा 40, तो इसका तो दुगुना हो गया। तो ये मिला क्या, तो ये नहीं मिला। इस प्रकार आपका नहीं मिलेगा। तो आपको इस प्रकार के प्रश्न अगर एक सिलेबस में है, एक ही आदमी का एज में कुछ डिफरेंस कमी बढ़ी पहले बाद में बोल रहा है और आपसे उसी का वर्तमान एज पूछ रहा है, तो आप हमेशा ऑप्शन को चूज कीजिए, ऑप्शन के हिसाब से चलिए। एग्जाम में टाइम बचेगा और 100% सही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3087 रुपया है, तो उस पर 5% की हानि होती है, 7% का लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना चाहिए। मुझे दिख रहा है कि ये पूरी नहीं कटेगा, दशमलव में आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य आपका 3087 रुपया है, तो बोलता है कि 5% की हानि हो गई है, तो ये उस विक्रेता के लिए 95% होगा। तो आप इसको 95 नीचे या 100 में ऊपर से गुना कर देंगे, तो ये हमारा निकल गया क्या, सीपी, कॉस्ट प्राइस हमारा निकल चुका है। अब मुझे लाभ कितना रिक्वायर है, कितना मैं चाह रहा हूं लाभ कमाना, 7%, तो मैं उसको 107/100 से गुना कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। 107/100 से गुना कर दिया। अब आप जो है यहाँ पे आराम से कैलकुलेशन, 100 से 100 कट जाएंगे। अब जो है 5 से कोई नहीं कटेगा, 7 एक 8 कुछ भी से नहीं कटेगा, 19 से भी नहीं कटेगा, ओके। तो आपको जो है गुना ही करना पड़ेगा। गुना कितना है भाई, 107 गुने 3087, तो 107 नीचे में 95 है, 107 गुने 3087 को गुना करना है। मैंने आपको गुना करने का एक ट्रिक सिखाया है इस साइड से, ठीक है। एक बच्चे इस साइड से गुना करते हैं, लेकिन हमने आपको इस साइड से सिखाया है। कैसे सिखाया है, तो कर दी 3087 को पहले 1 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 3087। अब कौन से अंक से गुना कर रहे हैं आप, इकाई, दहाई, सैकड़े वाले से। सैकड़े में 2 गो जीरो जी, तो 2 गो जीरो डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम जीरो से गुना करेंगे, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, सब जीरो से हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए 7 से गुना कर रहे हैं, तो 7 7 49 के 9 है ना, हाथ में 4, 8 7 56 4 60 के 0, हाथ में 6 हो जाएगा यहाँ पे, और 7 तिया के 21 हो जाएगा। अब इसी को जोड़ेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। करके देखिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न आया था हमारा, अगला एक प्रश्न नहीं है, इतना ही प्रश्न मिला। मैं पहले ही बताया था आज बहुत कम प्रश्न प्राप्ति हुई है, फिर भी मैं अपने तरफ से आपको सजेस्ट कर देता हूं। द्विघात समीकरण को नहीं भूलना है, पूछा गया होगा, बच्चे बता नहीं पाए होंगे। द्विघात समीकरण का होता है आपका ax² है ना, प्लस माइनस bx प्लस माइनस c बराबर 0। मूलों का योग होता है आपका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a, और आपका अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a। ये तो हो गया सूत्र रखने की बात। अब आपको मैं एक प्रयोग करके बताता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए कि आपका मूल जो है, एक मूल 2 है और एक मूल और मान लीजिए कि 3 है, ठीक है। 2 और 3 मूल है किसी द्विघात समीकरण के। आपको समीकरण बनाने के लिए बोला गया है कि समीकरण बनाइए, ठीक है। तो मैंने कहा था कि आपको सबसे पहले योग पे नहीं जाना है, योग पे कभी पहले मत जाना, सबसे पहले गुणन पे जाना जब समीकरण फॉर्म करना हो, नहीं तो गलत तो हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके गुणन कितने हो जाएंगे, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इक्वल टू 0। तो पहले गुणन कर लेते हैं, तो 3 और 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा भाई, 6 हो जाएगा। तो मेरा c के जगह जो है फिक्स हो गया संख्या कि 6 ही आएगा, ठीक है। c के जगह जो है मेरा फिक्स हो गया है कि संख्या 6 ही आएगा। लेकिन एक अड़चन और आ सकती है, जो मैं जोड़ वाला कर लूंगा तब बताऊंगा, अभी बता देता हूं, ठीक है। अब जोड़ क्या होता है, -b/a होता है, और जोड़ कितना है, 5 है, ठीक है। जोड़ कितना है भैया, 5 है। तो जोड़ के जगह पे आप जो है b के जगह पे -5 रखना पड़ेगा, है ना। -5x प्लस 6 और x², इसको करेंगे तो आपका एक ये समीकरण है। इससे एक और समीकरण बन सकता है, लेकिन आपका एग्जाम नजदीक है, मैं आपको गोल गोल नहीं घुमाऊंगा और जटिलता में नहीं उलझाऊंगा। अभी जितना चाहिए उतना ही दे रहा हूं। इससे एक और समीकरण बनेगी, लेकिन वो मुझे दिख रहा है, मैं बाद में बता दूंगा आपको, जब आपको फुर्सत में रहेंगे और आप लोग बोलेंगे कि मुझे मैथ का ट्रिक चाहिए,
मुझे मैथ का जो है कुछ सोल्यूशन चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं एक ही ट्रिक मैंने बनाना सिखाया कि सबसे पहले आप जो है कभी भी दो मूल दिया रहे और समीकरण फॉर्म करना हो तो पहले योग पे मत जाइए। योग पे जाएंगे ना तो आप फंस जाएंगे, हम बता रहे हैं तो है ना। पहले जो आप जाइए किस पे, गुणन पे, और गुणन का सूत्र क्या होता है, c बाई ए। तो इन दोनों को गुना के कितना हुआ, 6। अब हम c के जगह पे 6 रख लिए, ठीक है। इसके बाद हम मूलों का योग पे गए, मूलों का योग पे गए हम तो हमारा 3 2 5 आना चाहिए। तो क्या होता है माइनस b बाई ए। अगर मैं यहाँ प्लस 5 रख दूं तो माइनस प्लस 5 तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया ना, 5/1। इसीलिए हमको यहाँ पे माइनस 5 रखना पड़ेगा ताकि माइनस माइनस मिलके प्लस 5 हो जाए, क्योंकि इसका योग प्लस 5 आ रहा है। तो ये हो गया आपका द्विघात समीकरण के फॉर्मेशन। एक और सिखा देता हूं कि जब आपका आंकड़ा दिया रहे, मान लीजिए 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ भी आंकड़ा दिया रहे और इसमें अगर आपको पूछ दिया जाए कि बहुलक निकालो, बहुलक निकाल दो और एक को डिलीट कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए एक नहीं है, ठीक है, ये डिलीट कर दीजिए, इतना ही है। और कोई भी संख्या का रिपीटेशन नहीं है तो आप बहुलक कैसे निकालेंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 है तो बहुलक कैसे निकालोगे। तो बहुलक निकालने के लिए जो सूत्र है उसका इस्तेमाल यहाँ पर हो सकती है। क्या है सूत्र, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, है ना, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, है ना। अब माध्यिका और माध्य को आपको निकालना पड़ेगा इस आंकड़े से और फिर इस सूत्र में रखना पड़ेगा तो बहुलक निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि आंकड़ा दिया है कोई रिपीटेशन नहीं है तो बहुलक होगा ही नहीं। अरे क्यों नहीं होगा, होगा ना। एक और सूत्र है ना भाई, एक तो है कि डायरेक्ट 4 बार जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वो हो गया बहुलक। अगर ऐसा नहीं है, एक ही बार है तो भी आपको छोड़ के नहीं आना है, इस सूत्र से निकालना है। तो पहले माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तक था, सबको जोड़ देते हैं, 7 से भाग दे दिया, ये हमारा माध्य हो गया। फिर माध्यिका निकालते हैं तो कितने अंक है, 7। यहां से 3 छोड़िए, यहां से 3 छोड़िए, क्योंकि अरेंज है पहले से असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये आपका 4 हो गया माध्यिका। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 तिया के 12, है ना, 4 तिया के 12 हो जाएगा। माध्यिका कितना निकला, 4। तो 3 चौका के 12 माइनस 7 गुना इसी को 7 से भाग देंगे जोड़ के तो देखेंगे कितना होता है, 7 6 13 5 18 4 22 और 3 25 2 27 28, 4 आएगा। तो 4 दूनी के 8, तो 12 में से 8 गया तो 4 आपका बहुलक भी होगा। 4 बहुलक होगा, 4 माध्यिका होगा और 4 माध्य होगा, ठीक है। तो इससे क्या आपने समझ लिया कि लगातार संख्याओं का माध्य, माध्यिका और बहुलक अगर एक से लिखा है तो सेम ही होता है ना। तो ये भी आपको एक निकल के आया यहाँ पे कंक्लूजन। इसके बाद एक समरूपता से मैंने बताया था, वो फिर से बता देता हूं कि समरूपता में जब भी किसी भी ट्रायंगल के अंदर किसी भुजा के समांतर एक भुजा हो जाती है तो ट्रायंगल समरूप हो जाता है। जैसे मैंने कोण सभी बताया था कि अगर ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, अगर ये भुजा समरूप है, BC समांतर है DE के, तो आपको दो त्रिभुज समरूप हो गए, त्रिभुज ABC, ये पेन पे देखिए, और त्रिभुज DEF। तो ये वाला कोण जो है कोण B कोण D के बराबर, कोण C कोण E के बराबर और कोण A कॉमन। तो इसमें मैंने अनुपात लेने का बताया था कि अनुपात अपने मन से नहीं लेना है, ठीक है। अनुपात आपको इस मैथ के हिसाब से चलना है। बड़े ट्रायंगल में कोण B के सामने कौन सा भुजा, तो AC भुजा। छोटे ट्रायंगल में कोण B के एवज वाला कोण कौन सा है, D, तो D के सामने कौन सा भुजा, AE भुजा, ठीक है, बराबर। जो बड़े ट्रायंगल में कोण C के सामने कौन सी भुजा, AB भुजा, ठीक है। छोटे ट्रायंगल में कोण C जितना कौन सा कोण है, कोण E, तो कोण E के सामने कौन सा भुजा, AD भुजा। तो इस हिसाब से चलना है। इसके बाद बेलन की जो कुछ कभी नहीं छोड़ना है भैया। बेलन सब दिन पूछा रहा है, आज स्किप किया तो क्या हुआ, पूछा होगा लेकिन बच्चे बता नहीं पाए होंगे, ठीक है। बेलन में आयतन होता है πr² h होता है। उसके बाद वक्र पृष्ठ 2πrh होता है। इसके बाद आपका संपूर्ण पृष्ठ 2πrh प्लस 2πr² होता है, ठीक है। इतना ही सी होती है बेलन में, और कुछ नहीं। हाँ, एक खोखला बेलन आता है, आपको सीख लेना चाहिए खोखला बेलन, पता नहीं कब छाप दे। खोखला बेलन अगर आ गया इसका मतलब बेलन के ऊपर कोई सील्ड चढ़ी हुई है ना, जो उसका जो ओरिजिनल रेडियस है ना उसको जो है मोटा कर दे रहा है, ठीक है। तो ओरिजिनल रेडियस मैं निकालता नहीं हूँ, डायरेक्ट अगर मोटाई दिया है तब तो निकाल सकते हैं घटा के। अगर मोटाई नहीं दिया है, बोल दिया है कि भाई बाहरी त्रिज्या इतनी और इंटरनल त्रिज्या इतनी, तो πr² होता है ना। तो r² है ना, माइनस r² कीजिएगा और h कीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से बनाइएगा तो πr² h ही है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक शंकु है आपका
शंकु में वक्र पृष्ठ का झंझट रहता है, पाई आर एल होता है। ठीक है, तो एल कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये पाइथागोरस का काम मतलब 90 हो जाता है, तो पाइथागोरस से हम एल निकाल लेते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को जोड़ के। एक सम चतुर्भुज होती है, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे चर्च कर दूंगा, जिनका भी कल एग्जाम है। बहुत सारे बच्चे ने कहा है कि कुछ बता दीजिए कल एग्जाम है। तो सम चतुर्भुज होता है, सभी भुजा आपका बराबर होता है, क्षेत्रफल 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण होता है। इसके अलावा ये दो विकर्ण जो हुए, ये विकर्ण अपने आप में आधा आधा कट जाता है इस बिंदु से। ठीक है, और ये 90 पे काटता है, तो आप यहाँ भी पाइथागोरस लगा सकते हैं। मान लीजिए एगो विकर्ण 24 है और एगो विकर्ण है मान लीजिए 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है 5 हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक आपका 5 हो जाएगा, और 24 है तो यहाँ से यहाँ तक 12 हो जाएगा, तो ये 13 भुजवा निकल जाएगा। तो परिमाप मान लीजिए पूछे तो 13 चौका 52 हो जाएगा। तो आप इसमें से अगर एगो विकर्ण दिया है और क्षेत्रफल दिया है तो दूसरा विकर्ण निकाल सकते हैं, दोनों विकर्ण दिया है क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, एगो भुजा एगो विकर्ण दिया है दूसरा विकर्ण निकाल सकते हैं, आपके हाथ में। अब पाइथागोरस भी जो नहीं जानते हैं उनके लिए, पाइथागोरस क्या होती है भाई, ये 90 पे होती है, ये हाइट होती है, बेस होती है, एक कर्ण होती है। तो आपका जो है एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर के स्क्वायर होता है, यहाँ से निकालते हैं, और के का मान निकालते हैं तो यही रूट में हो जाता है ना। तो मैं चाहता हूं कि आपका जो है एग्जाम अच्छा जाए, जो एक भी टॉपिक को आपको छोड़ के नहीं आना। गोला का चर्च कर लेता हूं, 4/3 पाई आर क्यू आयतन होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्ध गोले में थोड़ा सा कहानी अलग है, 2/3 पाई आर क्यू होता है आयतन, है ना, 3 पाई आर स्क्वायर होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, 2 पाई आर स्क्वायर होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्धगोला में। तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके बाद और क्या बच गया जो इंपॉर्टेंट अभी ट्रेंड में है, ट्रेंड में क्या है, हाँ, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। मैंने इसका बड़ा बड़ा मान निकालना आपको सिखाया था, ताकि एग्जाम में इस पे जो बेस्ट क्वेश्चन आता है, जैसे cos लिख दिया 62 डिग्री, ठीक है, और नीचे में लिख देंगे साइन 28 डिग्री लिख देंगे। इसका मतलब ये भी cos 62 डिग्री ही लिखा है, इसको पहचानना आना चाहिए, इसका मतलब ये एक हो गया। इस प्रकार से समीकरण आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जितना भी मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने सबका चर्च इसमें कर दिया है ना। हाँ, एक चीज और चर्च करना यहाँ चाहूंगा, x प्लस 1/x का कोई वैल्यू दिया है, मान लीजिए a, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, तो a स्क्वायर माइनस 2 करना है डायरेक्ट। ठीक है, जैसे एक बार और, जैसे x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 है और x का पावर 1000 प्लस 1/x के पावर 1000 पूछ रहा है, तो 2 ये आंसर होगा, क्योंकि एक एक रखोगे तभी ये समीकरण संतुष्ट होगा। ठीक है, तो एक मान हो जाता है। लेकिन इसमें चकमा एग्जामिनर कहाँ देता है कि x प्लस 1/x, इतना तो सब बच्चा जानता है, x प्लस 1/x बराबर लिख देगा कि मान लीजिए 2 है, और आपका दे देगा कि x के पावर 100 माइनस x के पावर 100। तो आपने 2 मारने का आदत है कि भाई इसका एक मान होता है तो 2 होता है, तो इसका भी 2 होगा, लेकिन बीच में साइन तो चेंज कर दिया ना, तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा ना। तो ये सब ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के जीके जीएस वाला एनालिसिस के वीडियो के साथ, उसके बाद कंबाइंड शिफ्ट वाले मिलेंगे। आज मैं थोड़ा फुर्सत में हूँ, आराम से आपको बताऊंगा इत्मीनान के साथ। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ जो जीके जीएस की पीडीएफ होती है वो आप जरूर ले लीजिएगा। आप लोग कहेंगे तो मैं मैथ का भी पीडीएफ दे दूंगा, ताकि आप प्रैक्टिस कर सके। जय हिंद दोस्तों।